हाँ बेटा, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो साउंड की स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। अपनी बात हो गई थी सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने बताया कि साउंड की जो स्पीड होती है वो किसी भी मीडियम की elasticity ऑफ दैट मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम के रूट के इक्वल होती है। अंडर रूट ऑफ elasticity ऑफ दैट मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम होती है। ठीक है साहब। अब elasticity अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। अपन किसी भी मीडियम, जैसे मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड की elasticity को यंग मॉडुलस से डिफाइन करते हैं। डेंसिटी जो होगी सॉलिड की वो दी हुई होगी। बल्क मॉडुलस से डिफाइन करते हैं लिक्विड और गैस की। ठीक है, लिक्विड की का बल्क मॉडुलस फिक्स होता है क्योंकि उसमें कंप्रेशन वो नहीं लेते, और गैसियस मीडियम का बल्क मॉडुलस डिफरेंट डिफरेंट होता है। अलग अलग प्रोसेस, जो प्रोसेस फॉलो करेगी उस हिसाब से बल्क मॉडुलस होगा। तो गैसियस मीडियम का बल्क मॉडुलस वेरिएबल होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस फॉलोड बाय द गैस। ठीक सर। तो अब आ जाओ बेटा, तो क्या मैं बोल दूं कि अपने पास बल्क मॉडुलस लिक्विड के लिए फिक्स होगा, तो लिक्विड में स्पीड और सॉलिड में स्पीड जो एक पर्टिकुलर लिक्विड में जो होगी वही रहेगी और जो सॉलिड में होगी वही रहेगी। लेकिन गैसियस मीडियम में चेंज हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस फॉलोड बाय द गैसियस मीडियम। ठीक सर। तो अभी अपन बात करते हैं। तो ये और ये तो सीधी बात हो गई। ठीक है, तो आ जाओ अब गैसियस मीडियम। अब गैसियस मीडियम का बल्क मॉडुलस और का निकालना पड़ेगा। जैसे न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो साउंड ट्रेवल करती है गैसीय अपने एयर में या किसी गैसियस मीडियम में, तो न्यूटन ने बोला वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन का कहना यह था कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम इतनी आसानी से बदल नहीं सकते, तो मेरा बोलना और तेरा सुनना, ये साउंड जो ट्रेवल करके आ रही है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड का ट्रेवल करना आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन लाप्लास ने बोला भैया न्यूटन तू गलत है, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास दिस वाज एडियाबैटिक प्रोसेस, या साउंड का ट्रेवल करना एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक साहब। अब हमारे को भी न्यूटन की बात सही लग रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर, मेरे बोलने से कोई टेम्परेचर चेंज थोड़ी हो रहा है। सर सन्नी देवल, अरे सन्नी देवल के और हमारे किसी के बोलने से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और सर सन्नी देवल प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं कर पाता है, प्रेशर ज्यादा चेंज 50-100 बस, ज्यादा। ठीक है, तो सर अरे क्या है यार, हाँ, तो क्या मैं बोल दूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एडियाबैटिक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू लैप्लास। लेकिन हमारे को न्यूटन की बात सही लग रही है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक साहब, हमने न्यूटन की बात को सही मानी और बल्क मॉडुलस निकाला। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस निकाला। सर ये कैसे निकाला, चल इसको भी थोड़ा बता देता हूं। ये B बराबर P कैसे आया बता देता हूं। देखो बेटा, B बराबर P कैसे आया बता रहा हूं। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन PV बराबर nRT। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन it is isothermal process, it is isothermal process। तो क्या मैं बोल दूं T बराबर कांस्टेंट है, तो मैं बोल दूं PV बराबर कांस्टेंट आ गया। अब आ जाओ पार्शियल डिफरेंस, तो PdV प्लस VdP, सॉरी PdV प्लस VdP बराबर 0 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दिया पूरी इक्वेशन का। तो P को कांस्टेंट, U इंटू V, P को कांस्टेंट dV प्लस VdP। तो यहां से देखो कितना आया बेटा, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये आ गया P इज इक्वल टू माइनस VdP। इसको उधर भेज के इसको नीचे भेजा अपॉन dV। ये तो यहां से P बराबर आ गया बेटा माइनस dP अपॉन dV बाई V। ये P बराबर माइनस dP अपॉन dV बाई V। ये होता है बल्क मॉडुलस। देखो याद है आपको बल्क मॉडुलस आपने पढ़ा होगा क्या, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन dV बाई V। ये होता है बल्क मॉडुलस। सर कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे एक बॉल होती है, अब ये इलास्टिसिटी में पढ़ोगे आप। जैसे क्या होता है, एक बॉल है ना, अगर अपन सब तरफ से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मैं बोल दूं इसका शेप चेंज होगा। देखो अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर है P0, उस हिसाब से बॉल का शेप ये है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, उसके हिसाब से बॉल का शेप ये है। आपने डेल्टा P प्रेशर बढ़ा दिया, dP प्रेशर बढ़ा दिया, तो मैं बोल दूं बॉल का शेप कम हो जाएगा, बॉल का शेप छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो बॉल अपना शेप कम कर लेती है, देखो थोड़ी छोटी हो गई। तो जैसे हम दबाव बढ़ाते हैं तो बॉल का शेप घट जाता है, समझ गए, थोड़ा शेप छोटा हो जाता है। तो बोल दो डेल्टा P प्रेशर बढ़ाया, दिस इज एक्सेस प्रेशर। क्या है, एक्सेस प्रेशर। तो बोल दो वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए माइनस लगता है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूं पॉजिटिव है तो वॉल्यूम कम होगा, तो dV नेगेटिव आएगा। तो एक माइनस में लगा रहा हूं ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। देखो अगर ये पॉजिटिव है, आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो मैं बोल दूं ये नेगेटिव होगा, और एक माइनस में लगा देता हूं ताकि ये सब मिला बोलू के माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए।
प्रेशर घटा दोगे तो ये बॉल फैल जाएगी, तो डी भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक माइनस मुझे लगाना पड़ेगा ताकि मेरा बी प्लस बन जाए। ठीक सर, तो बल्क मॉडुलस ये होता है, और ये मैं लिया है डिफरेंशिएशन से। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इधर वाली चीज जीरो हो जाएगी, फिर पी डीवी प्लस वी डीपी उसको सॉल्व किया तो माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी आ गया। दिस इज प्रेशर, मैं बोल दूं, अरे दिस इज बल्क मॉडुलस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस बी। तो यहां से बोल दो बी बराबर पी आ गया, हेंस बी बराबर पी। यस सर, तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर आ गया, एक्सेस प्रेशर नहीं, प्रेशर के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बल्क मॉडुलस होता है, कब? जब आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस की वैल्यू पी आ गई प्रेशर के बराबर, तो प्रेशर बाय डेंसिटी का रूट अंडर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एयर की डेंसिटी आपको मालूम है, वो दोनों रख के सोल्व करने पर ये आता है बेटा, वो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। एयर का प्रेशर और एयर की डेंसिटी रख के सोल्व करने पर ये आता है, v बराबर 279 मीटर पर सेकेंड, 279 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। दिस वैल्यू लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आई। दिस वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। जो साउंड की स्पीड एयर में होती है किसी टेम्परेचर में, उससे बहुत दूर है ये, 320 के आसपास होती है 0 डिग्री पे, बहुत दूर है उससे। तो जबरदस्त एरर, 25% की एरर, 20-25% की एरर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्यूटन तेरा फॉर्मूला नहीं चलेगा, बहुत दूर है बेटा ये। सर ऐसे ही बोलो, हाँ, तो ये फेल हो गया न्यूटन। न्यूटन इज फेल इन दिस स्टेटमेंट, क्या कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन हमें भी न्यूटन की बात सही लगी थी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब लाप्लास की बात हमारे को गलत तो लगी थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाप्लास बल्क मॉडुलस गामा पी आएगा, उसको रख के गामा एयर को लगभग डाई एटॉमिक गैस मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन्हीं के तो कंटेंट ज्यादा है, तो डाई एटॉमिक गैस की तरह बिहेव करती है। तो डाई एटॉमिक गैस का गामा आपको पता ही है कितना होता है, 1.4 के करीब रखने पर और सोल्व करने पर ये रूट 1.4 का, यार जो न्यूटन ने कहा उससे रूट 1.4 ज्यादा आ जाएगा। तो 279 जो उधर आई वैल्यू, उससे रूट 1.4 ज्यादा आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व करने पर 331.3 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 331 एट रूम टेम्परेचर। तो क्या मैं बोल दूं ये लगभग ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है, क्योंकि ट्रू वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड के आसपास लेते हैं हम रूम टेम्परेचर पे, ना। वो मैंने जीरो पे बोली थी 320, एरर कम बताने के लिए। 332 के हिसाब से तो एरर और ज्यादा, 25% का, ठीक है। तो सर ये तो बहुत क्लोज है, क्लोज क्या, लगभग इक्वली हो गई है। तो क्या मतलब लाप्लास की बात तो सही निकल गई, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, सही निकल गई। तो न्यूटन का फॉर्मूला गलत है, लाप्लास का फॉर्मूला प्रैक्टिकली सही है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है, ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। हमारे फिजिक्स में बेटा प्रूव करना पड़ता है, बातों से काम नहीं चलता है। सर हमें लगा बातों से सब। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज अंडर रूट गामा पी बाई रो, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट इज अंडर रूट पी बाई रो, एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू के करीब है। अब हमारे को उसकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, मतलब यकीन करना पड़ा, समझ में क्या आने लगी, यकीन करना पड़ा कि यार वो सही बोल रहा है। अब उससे पूछा, भाई ये तो यार न्यूटन ने बताया, तू कैसे कह रहा है एडियाबेटिक है? तो उसने बोला, देखो सुनो, इतनी देर तुम सुन नहीं रहे थे, अब मेरी बात सुनो। तो अपन ने बोला, भैया सुना। बोले यार देख, मैं भी मान रहा हूं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो फिर न्यूटन बीच में बोला, फिर तो आइसोथर्मल हो गई। बोले नहीं, सुनना। बोले देखो, मैंने बोला ये यहां से मैंने बोला, यहां से वे, और ये तेने सुना, ये तेरे कान है, ये मैंने बोला और तूने सुना। इस बीच में साउंड चल तो इस सिलेंडर में रही है ना। तेरे को दीन दुनिया से क्या मतलब, फलान जी का टेम्परेचर चेंज हुआ है नहीं हुआ वो छोड़, मैंने बोला और तेने सुना, तो अपने बीच का जो कम्युनिकेशन है वो तो इस लाइन पर हो रहा है ना, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, मतलब हो तो सब तरफ रहा कंप्रेशन। तो जहां साउंड पहुंची है, जहां साउंड वेव ट्रेवल करके गई है, वहां पर एयर जब कंप्रेस होगी तो या रेयरफेक्ट होगी। देखो यहां से फैलना और यहां से कंप्रेस होना दोनों सडन प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये था एयर, तो एकदम से दबेगी, तो मेरे बोलने से जो साउंड ट्रेवल करी, आप देखो आप मुंह के आगे हाथ रख के बोलते हो ना, तब भी आपको थोड़ा सा तो एकदम से कंप्रेस होती है। तो क्या मैं बोल दूं एकदम से कंप्रेस होगी, तो दिस इज सडन प्रोसेस। तो एक छोटा सा सिलेंडर माना उसने, तो उसने बोला इस सिलेंडर का वॉल्यूम अभी ये है, और जैसे ही कंप्रेशन यहां पहुंचेंगे तो वो एयर दब जाके एकदम से कंप्रेस हो जाएगी यूं, ये। तो अचानक से सिलेंडर के वॉल्यूम कम ज्यादा होते हैं, और इसमें इतना कम टाइम लगता है, इतना जल्दी होता है सब, कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाती है। बात में दम है। तो जिस जगह से साउंड वेव के प्रेशर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर आप उसको
एडियाबैटिक प्रोसेस मानना पड़ेगा। वास्तव में जल्दी से कंप्रेस और रेयरफेक्ट हो रहे, तो साउंड का ट्रेवल करना मीडियम में एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि छोटे छोटे सिलेंडर की फॉर्म में आप मान सकते हो उस पर्टिकुलर जगह पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं होता, टाइम लेता चेंज होने में। सही बात है, जैसे यहां सिलेंडर दबा एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा इस पर्टिकुलर गैस का, और वो चूंकि एटमॉस्फेयर इतना बड़ा कि वो जल्दी से वापस टेम्परेचर सेट हो जाता है। पर हां, जब साउंड ट्रेवल करी तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू करी। बात में दम था भैया, बहुत जबरदस्त दम था। सर समझ में तो नहीं आई, लेकिन हाँ लग रहा है दम था। ए नहीं बेटा, हाँ तो पीवी बराबर एनआरटी में उसे बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या बोला उसने? एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है उसकी प्रोसेस इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, तो डिफरेंशिएशन करो, है ना। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग देखो, छोड़ इसको, तो मैं बोल दूं ये नोट नहीं करना तेरे को, तो पी गामा आगे ले लो, गामा वी की पावर गामा -1, ए पावर आगे ले ली, पावर 1 से कम, इंटू डी वी प्लस फिर वी की पावर गामा यूं ही रख, पी इसका कर, तो मैं बोल दूं डीपी आ जाएगा, ये डीपी वी की पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू 0। बेटा पहले पी को यूं ही रखा, वी का करा तो गाम पावर आ गया, पावर 1 से कम इंटू डीवी प्लस फिर वी की पावर यूं ही रखा, फिर डीपी इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, गामा पी गामा वी की पावर गामा -1 पी डीवी इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया माइनस वी की पावर गामा डीपी। ये देखते जा बेटा ध्यान से, जल्दी मत कर। अब इन सबको उधर ले जा, सिर्फ सुनना, नहीं सबको नहीं, डीवी बाई वी को, डीवी और वी को, इन दो को ले जा, क्योंकि गामा पी तो मुझे लाना है और आएगा वो, क्योंकि उधर वी और पी की, उधर डीपी है ना अपॉन, ये नीचे ले गया मैं, तो ये आ जाएगा वी की पावर गामा -1 इंटू डी, ये, और ऊपर एक और भी तो था रही है, वी की पावर गामा, ये। अब देख बेटा, ये वी की पावर गामा, इसको मैं वी की पावर गामा अपॉन वी लिख दूं, ए वी की पावर गामा -1 को वी की पावर गामा अपॉन वी लिख दूं, अलग अलग करना उसको, तो माइनस, या चल इसको नीचे ले जा, छोड़, डीपी यहां आ जाएगा वी की पावर गामा -1, और ये नीचे जाके माइनस गामा बन जाएगा, ये। तो बोल दो ये गामा से गामा कैंसिल हो गया, और ये वी आ जाएगा, ये गामा पी, तो यहां से देख कितना आ जाएगा, तो गामा पी इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीवी बाई वी। आ गया क्या? ये बल्क मॉडुलस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क, तो गामा पी इज इक्वल टू बी। तो क्या मैं बोल दूं अगर एडियाबैटिक प्रोसेस मानते हैं तो बल्क मॉडुलस गामा पी आता है? यस सर। तो यहां पे गामा पी लिख दिया उसने, ये देख बल्क मॉडुलस गामा पी। अब समझ में आई है? तुम इतनी रामायण मत लिखना बेटा, तुम ये गामा पी, ये मैंने बताया इसलिए ताकि तेरे को फील आए, ये दोनों करके इसलिए बता दिए मैंने, यार है ठीक है। तो इस मैदान में, ये खाली मैदान में अपन ने करके देख लिए दोनों। तो ये बल्क मॉडुलस पी आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और बल्क मॉडुलस गामा पी आता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और इस एडियाबैटिक प्रोसेस का आंसर सही आया, और बात में भी दम है, पर्टिकुलर सिलेंडर विल कंप्रेस एंड रेयरफेक्ट, और वो प्रोसेस एडियाबैटिक होगी। यस सर। चलो साहब, तो अब अपने, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, थोड़े से इन फॉर्मूलों में कई बार बच्चा गलत प्रिडिक्ट कर लेता। कैसे बताता हूं। न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया कि वी गैस बराबर √P/ρ, हालांकि ये गलत है, लेकिन अब वो न्यूटन ने पहले दिया था, वो चला आ रहा है, लाप्लास ने करेक्शन कर दिया बाद में, दिस इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन। ये रूट गामा का जो करेक्शन है दैट इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन, ठीक है। अब P/ρ, सर आपने कुछ लिखा है मूर्ख बनाने वाला फॉर्मूला, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मूर्ख बनाने वाला फॉर्मूला है। अभी ये क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आएगा। ये मूर्ख बनाने वाला फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार देखने पे ऐसा लगता है कि अच्छा चल सुन बता रहा हूं, बता मैं प्रेशर 4 गुना कर दूं तो क्या होगा किसी गैसियस सिस्टम का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यानी कि इफ ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर मैं मीडियम का प्रेशर 4 गुना कर दूं, 4 गुना ज्यादा प्रेशर वाले मीडियम में साउंड को ट्रेवल कराऊं, तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? सर डबल। बिल्कुल सही बात है, ये 4 गुना कर दिया तो डबल। डबल गलत है आंसर। सर क्यों गलत है? इसीलिए तो कह रहा हूं ये फॉर्मूला मूर्ख बनाने वाला है। जैसे ही आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल मतलब T बराबर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया, जैसे ही आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया, तो मैं बोल दूं वॉल्यूम V/4 हो जाएगा, क्योंकि PV बराबर कांस्टेंट। तो अगर आप प्रेशर को 4 गुना करते हो तो वॉल्यूम 1/4 हो जाता है, अगर आप प्रेशर को 4 गुना करते हो तो वॉल्यूम 1/4 हो जाता है।
और अगर वॉल्यूम 1/4 हो जाता है तो मैं बोल दूं डेंसिटी रो से 4 रो हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और मास कभी चेंज नहीं होगा सिस्टम का। आप अगर कंप्रेस भी करोगे तो मैं बोल दूं आपको प्रेशर आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर 4 गुना करना है तो आपको गैस का वॉल्यूम 1/4 करना होता है, और वॉल्यूम 1/4 कर दोगे तो डेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो क्या मैं बोल दूं डेंसिटी विल इंक्रीज एंड इट वुड बी 4 टाइम्स, ये इट वुड बी 4 टाइम्स। ठीक साहब। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो डेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं इसको 4 के फैक्टर से बढ़ाओगे तो ये भी 4 के फैक्टर से बढ़ जाएगा, तो दोनों से 4 कट जाएगा, यानी कि डजंट डिपेंड अपॉन प्रेशर। तो आपको लगा ऐसा था डबल हो जाएगा प्रेशर 4 गुना करने से, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं प्रेशर का फर्क ही नहीं पड़ता, तो डजंट अफेक्टेड बाय प्रेशर, है ना। तो ये मूर्ख बनाने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि V doesn't depend upon P एंड डेंसिटी, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। एक को 4 गुना करोगे तो दूसरा अपने आप 4 गुना होगा, है ना। ये डजंट डिपेंड अपॉन P एंड रो, बिकॉज दोनों कोरिलेटेड है, दोनों रिलेटेड है एंड सेम फैक्टर से चेंज होती है, सेम फैक्टर से चेंज होगी, दोनों सेम फैक्टर से चेंज होगी। बिल्कुल ओके सर। मजा आ गया। ठीक है, ये हो गया सारा हिसाब। अब अपन ने हिसाब लगाया तो P बाई रो होता है। अब सर जब ये अगर गलत फॉर्मूला मूर्ख तो सही फॉर्मूला तो बता दो, चला जा। तो अब मैं बोल दूं P और रो को हटा देते हैं अपन, तो प्रेशर, तो डेंसिटी की वैल्यू रखी मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऊपर गया तो मैं बोल दूं P इंटू वी आ गया, PV बराबर होता है NRT, रखा NRT। अब देखो P गायब हो गया, डेंसिटी गायब हो गई, NRT। अब एक्चुअल चीजें आ रही निकल के, जो बिहाइंड द कर्टन है डेटास वो बाहर आ रहे हैं, NRT बाई M। ठीक है, अब यहां से मैं बोल दूं ये NRT बाई M हो गया। अब ये M बाई N, ए मास अपॉन मोल, ए N नीचे भेज दिया, मास अपॉन मोल। तो जो मास अपॉन मोल होता है वो मोलिकुलर मास होता है। ए केमिस्ट्री, मास अपॉन मोल इज मोलिकुलर मास, ये मोल नीचे भेजूंगा, ये तो मास अपॉन मोल इज मोलिकुलर मास। तो ये हो गया मोल। दिस इज द ट्रू फॉर्मूला। इसमें टेम्परेचर और मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इन गैसियस मीडियम। ऐसे ही ये गामा P बाई रो में, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको फर्दर सोल्व करा तो ये फॉर्मूला आ जाता फाइनली। तो टेम्परेचर और मोल दोनों में, चाहे लाप्लास फॉर्मूला लगाओ चाहे न्यूटन फॉर्मूला, दोनों में साउंड की जो स्पीड है वो रूट T के प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है और मोलिकुलर मास बढ़ाने के साथ घटती है। तो दोनों में एक कॉमन चीज आई, दोनों में टेम्परेचर ऊपर और मोलिकुलर मास नीचे आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साउंड की स्पीड बढ़ती है, हायर टेम्परेचर पे साउंड फास्ट ट्रेवल करती है, मोलिकुलर मास बढ़ाने के साथ घटती है, यानी कि भारी मीडियम में स्लो चलती है। ये देख, एज T इंक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस, एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस। भारी मीडियम में, भारी गैस में साउंड स्लो चलती है, तो जितना मीडियम भारी होगा गैस उतनी स्पीड उतनी स्लो होगी। समझ में आ गई क्या सर? मजा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन गिचपिच था, मैंने तुम्हारे को फुल डिटेल में बता दिया, क्योंकि अब तुम्हारे को फील आएगी कि हाँ यार गैसियस मीडियम में लाप्लास और न्यूटन में लड़ाई हुई थी और लाप्लास जीता था, ठीक है, और रूट गामा से जीता था, ये करेक्शन था, और ट्रू वैल्यू के करीब पहुंच गया था। और जो फॉर्मूला मुझे न्यूटन का दिख रहा था वो डमी फॉर्मूला था P बाई रो, उसमें ना P पे डिपेंड करता है ना रो पे। तो सर फर्दर सोल्व करने से फाइनली दोनों आए अंडर रूट RT बाई M कैपिटल M, अंडर रूट RT बाई कैपिटल M, ये आया न्यूटन का और उसका आया गामा टाइम्स ऑफ RT बाई M। ठीक है सर, अब इन पे क्वेश्चन करके इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं। हाँ बेटा, तो मोलिकुलर मास और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पता पड़ गया। आओ क्वेश्चन करें थोड़े से। क्या लिखा बेटा यहाँ क्वेश्चन में? लिखा है यंग मॉड्यूलस एंड डेंसिटी ऑफ ए 1000 मीटर लॉन्ग रोड आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। 1000 मीटर लंबी रोड का यंग मॉडुलस ये है और डेंसिटी ये है। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन दिस रोड। आजा बच्चा, तो एक रोड है, इसको यहां से अपन ने हैमरिंग कर दी, टंग करके बजाई, साउंड चल रही है। तो साउंड की स्पीड याद है सॉलिड में कितनी होती है? V इन सॉलिड। देख फॉर्मूला देख पीछे,
तो सर दिखा दो फॉर्मूला। ये देख अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड में, ये देख सॉलिड में, गैस में थोड़े लफड़े ज्यादा थे, सॉलिड में तो बच्चों वाले, ये देख ये दोनों तो सिंगल फॉर्मूला है, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। यंग मॉडुलस बाई रो का रूट अंडर, तो अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट रूट अंडर यंग मॉडुलस बाई रो। ओके सर, तो यहां से आ जा, कितना हो जाएगा वी सॉलिड में, तो यंग मॉडुलस 4 इंटू 10⁻11 देख कितना दिया ऊपर, अपॉन डेंसिटी 10⁻3 का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा कितना 10⁸, तो ये आ जाएगा 10⁻, ये 5 कर यार, डेंसिटी गलत दे दी मैंने, ये प्रैक्टिकल डेटा नहीं है ये, 10⁻5 कर। हालांकि न्यूमेरिकल तो मैं अब भी सोल्व कर लूंगा, पर मजा नहीं आएगा फिर, है ना प्रैक्टिकल। तो ये आ जाएगा 2, फिर बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻6 का रूट अंडर वी इजिकल टू, तो ये सॉरी 4 इंटू 10⁻6, तो ये आ जाएगा बेटा 2000 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए सॉलिड मीडियम इज 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक साहब, फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन H2 एंड O2, है ना, एट सेम टेम्परेचर। ठीक साहब, एट सेम टेम्परेचर, दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी इन ऑक्सीजन, तो क्या मैं बोल दूं T ऊपर आता है M नीचे आता है, और यहां पे T सेम रखा तो M, तो मैं बोल दूं M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास ऑफ H2 इज टू 1 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ O2। बाकी सारे गार्बेज कट जाएंगे, A R T टेम्परेचर सेम है, सब कट गए। ठीक साहब, तो आ जाओ, कितना आ जाएगा 1 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, 1 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो यहां से आ जाएगा बेटा √16:1, दिस एम्प्लाइज ये आ जाएगा 4:1, 4:1, क्लियर है, तो 4:1, 4:1, 4:1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली भी कर सकते थे, कैसे, क्या मैं बोल दूं हाइड्रोजन हल्की गैस है, हल्की गैस, ऑक्सीजन भारी गैस, बताओ किसमें तेज चलेगी साउंड, हल्की गैस में तेज चलेगी या भारी में, हल्की में फास्ट होगी, हल्की गैस में साउंड फास्ट चलती है, तो इधर वाला हाइड्रोजन पहले तो ये फास्ट होगा, VH2 विल बी ग्रेटर देन VO2, और H2:O2 का रेशो पूछा जा रहा है, तो मैं बोल दूं हल्की गैस में तेज चलेगी, इधर वाला ज्यादा होगा, इधर वाला ज्यादा होगा, इधर वाला ज्यादा होगा, इधर वाला ज्यादा, 4:1। सर समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन He एंड N2, हीलियम और N2 में गैस में स्पीड का रेशियो बताओ, ये हीलियम और N2 में स्पीड का रेशियो बताओ, तो यहां आ जाएगा बेटा कितना, वही सर मोलिकुलर मास के इनवर्सली, पहले जैसे ही तो क्वेश्चन है सर, सेम टेम्परेचर इज टू 1 अपॉन √28, काटा सर इसको, तो √7:1, सर आंसर इज दिस। और लॉजिकली भी सर देखो, ये गैस भारी है तो इधर वाला ज्यादा होगा, सॉरी ये गैस हल्की तो इधर वाला ज्यादा, हल्की गैस में तेज चलती साउंड, इधर वाला ज्यादा होगा, 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 तो ये 2 बचे, और आ गया √7:1। समझ में आ गया क्या बेटा, गलत है, गलत है, मूर्खों ध्यान दे। सर आप हमारे को मूर्ख क्यों बोल रहे हो, मूर्खों ध्यान दे, सर आप हमारे को मूर्ख क्यों बोल रहे हो, बेटा मैं बोल नहीं रहा हूं, आप बुलवा रहे हो। अरे सर ये क्या बात हुई, तो गलत आप कर रहे हो ना, बुलवा रहे हो आप, बेटा आतंकवादी पैदा होते। बादल मूवी का डायलॉग बता तेरे को, सर क्या बताओ, बादल मूवी देखी, बादल नहीं देखी तो अब देखना, सर क्या पुरानी पिक्चर है, उसमें रानी मुखर्जी बॉबी देओल को बोलती है मेरे को भी कोई आतंकवादी को पकड़ लेती पुलिस, तो बॉबी देओल को बोलती कि मेरे को भी आतंकवादी देखना है, तो बॉबी देओल बोलता है आतंकवादी पैदा होते आतंकवादी नहीं होता, उससे आतंकवादी बनाया जाता है, उसके सीने में जहर घोला जाता है, उसे हथियार थामने पर मजबूर किया जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें आतंकवादी देखने का। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे से मूर्ख आप बुलवा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे अनशन मत बोलो, ठीक है सर। चलो सर आप कोई बात नहीं, जो भी बुलवा रहा बोला। सर हमने गलती क्या करी, ये गलत क्यों है बताता हूं बेटा। गलत इसलिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे को क्या हुआ, गैस का टाइप सेम था, दोनों डाई एटॉमिक गैस थी, बोथ आर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, बोथ आर डाई एटॉमिक गैस। तो क्या हुआ, हमने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी हम बच गए। बताता हूं, देखो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है गामा RT बाई एम, तो ये हाइड्रोजन का, और इधर गामा RT बाई एम ऑक्सीजन का रूट अंडर, ठीक है, ये थे, पर वो गामा RT तीनों कट गए थे।
तो हमने मोलिकुलर मास सी लिख दिया, सीधा बच गए। यहां पे भी तुमने वही काम करा, लेकिन बेटा ध्यान दे, दिस इज मोनो एटॉमिक गैस, दिस इज मोनो एटॉमिक गैस एंड दिस इज डाई एटॉमिक गैस। अब लफड़ा हो गया ना बेटा, मोनो एटॉमिक गैस का गामा अलग होता है, डाई का अलग होता है। हीट नहीं पड़ी अगर तुमने अभी तक, कोई बात नहीं, मैं दोनों के गामा बता दूंगा, जब पढ़ोगे तब देख लेना। तुम मेरे से ये तो पूछते सर गामा क्या होगा, तो मैं बोल दूं अधूरा फॉर्मूला मत लगा, क्योंकि उसमें गामा छुपा हुआ है। तो आजा वापस करते हैं इसको। तो ध्यान दे मूर्खों, क्या ध्यान दे सर, कि VHE इज टू VO2 में, सॉरी N2 में यहां पे आएगा गामा HE, है ना, RT अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ HE इज टू गामा N2 RT अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ N2। ये तो RT कैंसिल होगा, गामा थोड़ी कैंसिल होगा, क्योंकि गामा अलग अलग है। अब देखो मोनो एटॉमिक गामा फॉर ऑल मोनो एटॉमिक गैस कितना होता है, 7/5, सॉरी 5/3, ठीक है। और गामा डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, 7/5, है ना। और चलो छोड़ो, वो उसमें फिर थर्मो में चले जाएंगे, बड़ी रामायण लंबी हो जाएगी। चलो, तो जितना काम का उतना ही लिख रहा हूं मैं। तो गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है 5/3 अपॉन, ये होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोलिकुलर मास 2। यहां पे गामा नाइट्रोजन गैस के लिए होता है बेटा, डाई एटॉमिक के लिए 7/5, और ये होता है कितना, 28 मोलिकुलर मास। ठीक सर। अब ये कटा 14 टाइम्स, ये कटा 14, 7 से 2 बार, ये 2 उधर भेजा, 2 इधर भेजा, तो आ गया 10, सॉरी 2 उधर भेजा ना, हाँ, तो 2 उधर भेजा। क्या हो रहा है रे, ये नहीं हीलियम था ना रे, 4 आएगा ना रे यहाँ, ये 4 और 28 था, तो ये कटा 7 बार, 7 से 7 कट गया, फिर ये आ जाओ, तो ये आ जाएगा 25/√3, और ये आ जाएगा 5/3 आ गया, 5/√3, तो ये गलत है, आंसर इज दिस। सर बेहतरीन चीज है, तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चनों में कंपेयर कर लो। एक में दोनों डाई एटॉमिक गैस थी, आप पूरा गामा RT/m लिखा करो, तो गामा कैंसिल हो रहा है, ये बात है। गामा H2 इज इक्वल टू गामा O2, बोथ आर डाई एटॉमिक, इसलिए बच गए आप, बोथ आर डाई एटॉमिक। ठीक है, यहां पे एक डाई एटॉमिक है और एक मोनो एटॉमिक है, क्लियर है, 1 इज मोनो एंड 1 इज डाई, इसलिए ये दिक्कत है। सर समझ में आ गई, क्लियर है क्या। तो ये गैस के टाइप पे डिपेंड करता है। अब आजा, एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैसियस मीडियम विल बी डबल देन स्पीड ऑफ साउंड एट 27। तो जो 27 पे साउंड की स्पीड है, उसकी डबल कितने टेम्परेचर पे होगी, तो मैं बोल दूं V8 एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V8, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आ जाओ, पहले मैं लिख दूं V1 27 पे लिख रहा हूं, तो गामा R 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, और गैस सेम है तो मोलिकुलर मास m लिख दिया, इक्वेशन 1। 8 ये तो हो गया 827 ये डिग्री, और 8 T डिग्री सेंटीग्रेड नए टेम्परेचर पे, तो V2 बराबर लिख दूं गामा R T जो मुझे निकालना है अपॉन मोलिकुलर मास का रूट अंडर, इक्वेशन 2। तो पहले 27 पर स्पीड लिखी, अब T पर लिखी, दोनों को डिवाइड कर दो, T आ जाएगा। तो मैं यहां कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, डिवाइड करा, गामा R ये सब खराब चीजें कट गई, तो जो बिना काम की चीजें कट गई, V2 बाई V1 इज इक्वल टू T बाई 27 का रूट अंडर। अब आ जाए, ये डबल दी है, वो टेम्परेचर जब डबल, तो यहां पे लिख दो 2V बाई V, इट इज गिवन। ये मैंने नहीं लिखा, अपनी मर्जी से, गिवन डेटा से ये गिवन है, तो 2 कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो T बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से T कितना आ जाएगा बेटा, 27 का 4 गुना 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 27 का 4 गुना 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सॉरी 27 का 4 गुना 108 होता है, 108 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो ये आ गया, समझ में आ गया सर। मूर्खों ध्यान दें, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बुलवा रहे हो। हाँ सर, वही आतंकवादी वाली बात पता है, आतंकवादी पैदा होते ही आतंकवादी नहीं होता है, उससे आतंकवादी बनाया जाता है, मजबूर किया जाता है हथियार थामने के लिए। बहुत शौक है तुम्हें आतंकवादी, तो मैं नहीं बोल रहा हूं ये मूर्ख। मूर्खों ध्यान दें, ये आपने मुझसे बुलवाया, मूर्खों ध्यान दें। सर अब क्या ध्यान दें, बताता हूं।
टेम्परेचर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में रखा, याद है केल्विन में रखना होता है। ए टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा करता है। तो क्या ध्यान दें, टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ना लिखें, में ना लिखें, केल्विन में लिखें बच्चों, लिखें। तो अब आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखना, केल्विन में। तो क्या होगा सर, ये सीरियल वाला तो हाँ, तो अब मैं देखो क्या आ जाएगा, वापस कर रहा हूं। V1 बराबर आ जाएगा गामा आर 300 केल्विन, 273 जोड़ दे अपॉन एम, ठीक है, ये 300 लिख दिया अपॉन एम, इक्वेशन 1। फिर V2 बराबर गामा आर टी निकालना है, अब आ जाएगा केल्विन में। ओके सर 2, अब डिवाइड करो, अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो मैं बोल दूं ये गामा आर टी कट के आ जाएगा ये, तो V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू, अरे इधर देखिए, V2 डिवाइड बाई V1, V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू 300 बटा V, 300 बटा M, सॉरी, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये M कैंसिल हो जाएगा, हाँ, V2 डिवाइड बाई V1 आ जाएगा T डिवाइड बाई 300, और ये 2V दिया है, इट इज गिवन डेटास, तो T बाई 300 का रूट अंडर, ये कट गया, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा T बराबर 1200। अरे बोलो, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1200, तो आंसर हो जाएगा 1200। क्लियर है क्या? तो ये वाला गलत हो गया 1200, ये भी गलत है। सर अब ये क्यों गलत है? फिर से सर वही आतंकवादी नहीं हो आप, मूर्खों ध्यान दें। सर फिर मूर्ख बोल रहे हो आप, मूर्खों ध्यान दें। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बुलवा रहे हो, मूर्खों ध्यान दें। सर इस बार क्या रह गया बताता हूं, आपका जो 1200 आंसर आया आप इमोशनल हो गए, क्योंकि पहली गलती तो बच्चा पहले तो क्या करता है, डिग्री वाली गलती कर देता है। जो बच्चा ध्यान रखता है उसका 1200 आता है, लेकिन ये केल्विन में था, चारों ऑप्शन डिग्री में दिए, तो मैं बोल दूं T इज इक्वल टू 1200 केल्विन माइनस 273 बराबर डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1200 में से 273 घटाओ तो डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज 927 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ये क्या हुआ, वापस बताओ, इधर आ जा, देख इसमें डबल कंसेप्ट है। सर क्या कंसेप्ट है? पहले उन्होंने टेम्परेचर दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर वो डायरेक्ट केल्विन में देते तो लफड़ा ही नहीं होता, केल्विन से केल्विन में हो जाता। ठीक सर, कोई बात नहीं, डिग्री में दिया, हम केल्विन में बदल दोगे। तुमने 1200 में बदल दिया, 300 कर दिया। जैसे ही तुमने केल्विन में बदला तो अब आपका टेम्परेचर केल्विन में आएगा, और वो आया 1200, तो आप 1200 देख के इमोशनल हो गए, अरे ये वाला 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाला 1200 अलग है बेटा, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। दो जुड़वा भाई है, उसमें से दूसरा वाला है डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, अपने को तिल से पहचानना है। सर कैसी बातें कर रहा हूं? तो ये 1200 केल्विन नहीं है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। तेरा आंसर 1200 केल्विन आया है मेरे लाल, तेने तिल का ध्यान नहीं रखा। ये 1200 केल्विन है बेटा, ये देखना है केल्विन है। उस्ताद है वो, डिग्री में दिया और ऑप्शन भी डिग्री में दिए, तेरे को डिग्री से केल्विन में बदलना है, आंसर केल्विन में आएगा, उससे वापस डिग्री में जाना है। डिग्री से केल्विन में बदल के केल्विन में सोल्व करके आंसर वापस डिग्री में लाना है। तो मैं बोल दूं इस केल्विन को डिग्री में बदला। ऐसे ही तो थर्मोमेट्री काम आती है, थर्मोमेट्री डायरेक्ट नहीं काम आती, इनडायरेक्ट काम आती है। ये सब्ट्रैक्ट करा, 927 इज द आंसर, फाइनल आंसर। तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी द योर फाइनल आंसर। बेटा जब मैं 2 इंग्लिश की लाइन लगातार बोल सकता हूं तो तुम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने अगर 2 लाइन लगातार इंग्लिश की बोल दी तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो बेटा इसके आगे बात करेंगे अगले टर्न पे। हाँ बेटा, अब अपने को पढ़ना इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन अफेक्ट करता है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, तो ये तो बात बता दी मैंने, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, ये है ना रिलेशन V इक्वल टू गामा RT बाई M। गामा मारेगा, हाँ, तो T टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड बढ़ती, बिल्कुल ओके सर। ठीक है, अब कैसे बढ़ती, क्या है हिसाब किताब? देखो एक्चुअल में हमारे को टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में अवेलेबल होते हैं अच्छे से, यहां केल्विन में रखना है। अब बार बार डिग्री का केल्विन बनाओ और उसके बाद जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन 10 डिग्री 12 डिग्री चेंज हुआ और उसके लिए बार बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करूं, मेरे से होएगा नहीं। तो मैं वो अभी क्लास में कर लेता हूं, फिर हम उसका एक छोटा फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे सर बताता हूं, पहले देखो, पहले इधर रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री और T डिग्री। भाई 0 डिग्री पे निकाल लेते हैं और T डिग्री पे निकाल लेते हैं। अब T की वैल्यू रखते जाना, आपको स्पीड मिलती जाएगी। तेरे घर में टेम्परेचर 20, मेरे घर में 30, जम्मू में 10, तो सब अलग अलग जगह रखते रहना, आपकी स्पीड आती रहेगी। सर पहले बढ़ाओ, तो 0 डिग्री पे सर यहाँ तो केल्विन रखना, तो कर दिया ना 0 + 273। देखो टेम्परेचर की जगह 0 + 273 कर दिया।
टी डिग्री पे स्पीड मानी कितनी, तो गामा टी प्लस 273 कर दिया, दोनों बन गया केल्विन में, डिवाइड करा तो ये कचरा कट जाएगा, बस ये टेम्परेचर बचेंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो टी डिग्री की स्पीड अपॉन 0 डिग्री की स्पीड, टी प्लस 273 अपॉन 273। अब ये जो टी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसमें 273 जोड़ा तो केल्विन बना, तो वैल्यू तो केल्विन में रखी, पर मैंने टेम्परेचर टी टू टी डिग्री पे माना, टी डिग्री सेंटीग्रेड माना था, उसमें 273 जोड़ के मैंने केल्विन बनाया था। यस सर, सेपरेट करा तो ये 1 आ जाएगा, 1 पहले लिख रहा हूं, इसको सेपरेट करने से 1 आ जाएगा और इसको सेपरेट करने से t/273 पावर 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम, क्यों? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर 10 20 30 कितना वेरिएशन कर दोगे आप, 30 डिग्री 40 डिग्री बस, तो ये इसके कंपैरिजन में 200 300 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो मैं पावर ये तो बोल दूं एस वी नो t/273 विल बी मच लेस देन 1, तो मैं बोल दूं इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, लगाई। क्या होती है बाइनोमियल, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है अंदर, ये तो 1 + nx बन जाएगा, तो ये पावर अंदर ले ले, तो पावर अंदर ली तो 273 का हाफ यानी कि मतलब 273 का डबल नीचे, तो 546 हो गया। ये फॉर्मूला बना बेसिकली, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कोई आसान फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर रख के 546 का डिवाइड मेरे से तो नहीं होगा। ठीक सर, तो बताओ, बताता हूं मैं, काम करूं, साउंड की स्पीड 0 डिग्री पे लगभग 80 डिग्री साउंड की स्पीड लगभग 332 मीटर पर सेकंड लेते हैं अपन, 332। मैंने शायद पीछे 320 बोल दिया था जल्दी वो 332 है बेटा, ये देखना मैंने कहीं शायद 320 बोल दिया था, हुआ जब बता रहा था ना मैं वो लाप्लास और न्यूटन में, तो न्यूटन बहुत दूर था ट्रू वैल्यू से, तो वहां ट्रू वैल्यू शायद मैंने 320 बोल दी थी, 0 पे 332 होती। ठीक सर, तो 332। अब मैं इसको अंदर ले गया तो पहली स्टेप में तो यही आ जाएगा, दूसरी में ये कहां गया सर, ये तो देखो दूसरी स्टेप बेसिकली आएगी, ये देख V at 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 546 इंटू टी, ये आएगी। अब इसको 0.6 कैसे लिख दिया मैंने, देखो यहां 330 या 332 जो भी स्पीड होती है, यहां पे अगर मैं 2 की भी एरर कर दूंगा, 332 की जगह 30 लिख दिया है ना, या 30 हुई 32 लिख दिया, जो भी 0 डिग्री पे स्पीड, तो यहां एरर बड़ी हो जाएगी वो 2, लेकिन यहां वही एरर छोटी होगी। क्यों? क्योंकि 546 का डिवाइड भी तो हो रहा है। अरे एक तो 330 की जगह 32 लिखना, 2 की सीधी एरर आ गई है ना, और 330 में 2 की एरर अच्छी खासी है, ठीक है, और यहां पे 332 लिखना कोई एरर नहीं है। क्यों? 330 32 लिखना एरर नहीं, क्योंकि 546 का डिवाइड होकर वो चीज बहुत छोटी हो जाएगी, तो एरर बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक काम करूं, ये कैलकुलेशन मैं बाद में बार करूं, उससे तो अच्छा ये अभी कर लूं मैं, क्या ये डिवाइड कर देता हूं 330 32 मान के, तो इसको मान के डिवाइड करा तो 0.6 लिखा जाता है किताबों में, कितना 0.6, उस फैक्टर को लिखा जाता है 0.61, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये वाली स्पीड जो दे वो रख देना ताकि एरर नहीं आए, और ये 0.61 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 30 32 में, कोई पॉइंट के बाद तीसरा चौथा डेसिमल के बाद तीसरा चौथा नंबर बदलेगा। ठीक है, तो अब मैं बोल दूं 0 डिग्री की स्पीड और किसी टेम्परेचर टी की स्पीड में रिलेशन आ गया, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड में रखना, ध्यान रखना, नॉट इन केल्विन, केल्विन में नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रखना है, क्योंकि मैंने याद है इसको केल्विन में 273 जोड़ के बना दिया था। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये ध्यान रख तू, तो बस ये इसको छोड़ दे, ये राइट है लेकिन याद मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे खूब क्वेश्चन। देखो लेबोरेटरी में हमारे से अभी ऑर्गन पाइप और ये रेजोनेंस कॉलम ट्यूब हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और अभी मैं पढ़ाऊंगा भी सही। तो लेबोरेटरी में हमारे को जितने भी टेम्परेचर निकालना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल के रखते हैं हम। हमारे से जब भी स्पीड पूछेगा ना, ये साउंड की स्पीड बताओ यूजिंग रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो मैं 0 पे, वो फाइनली 0 पे पूछेंगे, ताकि क्या अलग अलग जगह प्रैक्टिकल हो तो भी सबकी स्पीड 0 पर सेम आए, अगर सही किया है तो। ठीक है, तो 0 पे पूछते हैं, तो उस समय रिलेशन काम आएगा। तुम्हारी लेबोरेटरी का टेम्परेचर 30 डिग्री है आज, तो तुम्हारी स्पीड आएगी 30 पे, क्योंकि रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही 30 पे कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी स्पीड आएगी 30 पे। तो जो 30 पे है उसमें 0.61 इंटू 30 रखिए, सब्ट्रैक्ट कर देना। एक क्वेश्चन करके बताता हूं, इधर देख, इफ स्पीड ऑफ साउंड, यू मत कर, स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 350 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये चेंज कर दिया मैंने, 350 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड कितनी होगी, आजा बेटा, क्या मैं बोल दूं V एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 इंटू टी, टी की वैल्यू 30 रख दूं, एक बार टी चल, टी इंटू टी, ये रिलेशन अभी पढ़ा है मैंने, देख
T रखो, तो मैं बोल दूं V at 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लस 0.61 इंटू 30। ठीक साहब, यहां पे रखो 30 पे स्पीड दी है 350 मीटर पर सेकेंड, 0 पे निकालनी है, प्लस ये कितना आ जाएगा 18.3 के करीब। ठीक साहब, तो V at 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजो, तो 350 माइनस 18.3 मीटर पर सेकेंड, ये तो ये आ जाएगा कितना 331.7 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड आ गई 331.7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल दूं मेरे को किसी भी टेम्परेचर पे अगर स्पीड पता है 30 पे पता है तो यार रख के मैं 0 वाली निकाल लूंगा ये फॉर्मूला लगा के। तो 0 पे स्पीड, यस वी कैन फाइंड आउट 0 पे स्पीड। ओके सर, ठीक है। तो ये रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या T डिग्री पर स्पीड इज इक्वल टू 0 की स्पीड प्लस 0.61 इंटू T। T डिग्री में रखो, मजे लो। ओके सर, अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी मैंने कराया था क्वेश्चन, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर मैं न्यूटन की बात को सही मानो, आइसोथर्मल प्रोसेस मानो साउंड का ट्रेवल होना। तो मैं बोल दूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। क्यों? क्योंकि जिस फैक्टर से इस प्रेशर बढ़ेगा उसी फैक्टर से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर बढ़ाना तो वॉल्यूम कम करना ही आपके पास एक ऑप्शन है। तो बोल दो एज प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ मीडियम इज आल्सो इंक्रीजेस बाय सेम फैक्टर। ठीक है, हेंस स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। तो प्रेशर का कोई असर नहीं होता, ध्यान रखना, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ साउंड इज ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर, ये तो बहुत आसान है। ए मैं इधर से चिल्लाया, तू उधर सुन रहा है, तू सामने खड़ा है, मैं यूं चिल्लाया, तू सामने खड़ा है, और हवा भी इधर की चल रही है, तो मैं बोल दूं मेरी साउंड नेचुरली जिस स्पीड से कंप्रेशन रेयरफेक्शन ट्रेवल कर रहे थे, जैसे ये एयर का एक वो है क्या बोलते अपने, ये इतनी बड़ी एयर है, इसमें मेरे कंप्रेशन यहां थे तो वो अपने आप चल रहे थे, अब एयर खुद चल के चली गई तो मीडियम खुद चला गया, तो मैं बोल दूं स्पीड ऐड हो जाएगी। ये वही बात हो गई कि एक्सेलेरेटर ऊपर जा रही है और मैं उसके ऊपर भाग रहा हूं, तो मैं बोल दूं एक तो वो भी ऊपर जा रही है और मैं भी ऊपर भाग रहा हूं, तो हम दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। वो भी मुझे ले जा रही है और मैं भी उसके ऊपर उसके रेस्पेक्ट में चल रहा हूं। तो क्या मैं बोल दूं कि जब विंड का मोशन और साउंड का चलना एक ही डायरेक्शन में तेरी तरफ है, दोनों तेरी तरफ है, तो एड अप होंगे। लेकिन साउंड यूं जा रही है और विंड उल्टी बह रही है, तो मैं बोल दूं सब्ट्रैक्ट होंगे। नहीं होता कई बार तूफान इधर का है और मैं यूं ही चिल्ला रहा हूं तो साउंड जल्दी पहुंचती है, और याद है कई बार अपन दूर से सुन रहे होते हैं तूफान इधर का है, तूफान उधर का है, यूं बह रहा है तूफान, और उधर से कोई चिल्ला रहा है, अपने को आवाज ही सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो आगे बढ़े थे, एयर वापस उसको पीछे ले गई। ठीक है, चलो। तो जब साउंड की स्पीड और ये दोनों सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एयर एंड साउंड इज सेम, अगर साउंड का ट्रेवल करना और एयर का ब्लो करना सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि एयर सपोर्ट करे, एयर का मोशन सपोर्ट करेगा साउंड को। अगर एयर का ब्लो करना और साउंड का ट्रेवल करना सेम डायरेक्शन में है, तो मैं बोल दूं दोनों ऐड हो जाएंगे। सही बात है, ये प्लस आ गया। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहां से चिल्लाया ओए और तू यहां खड़ा है, ये तो ये ओए और एयर भी इधर ही चल रही है, तो मैं बोल दूं ये V प्लस हो जाएगा विंड की स्पीड। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, तो साउंड का ट्रेवल करना और एयर ऐड हो जाएगी, और ये उल्टी बहरी होती, एयर इधर बहरी होती, तो सब्ट्रैक्ट। अरे समझ जाए यार, ठीक है सर, समझ गए, समझ नहीं, चमक गए। हाँ, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। ए भैया सोर्स अगर मेरी बात सुन, या पियानो बजा रहा है या गिटार बजा रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, या तबला बजा रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बजा रहा है तू, तो सबके इससे जो साउंड एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन बेटा मीडियम में स्पीड सेम है। नहीं तो तू म्यूजिक कैसे सुनेगा मेरे लाल? पता पड़ा तेरे म्यूजिक में कौन सा गाना, गाने याद नहीं आ रहा है। चलो, तुझे देखा तो ये जाना सनम है ना, तो तुझे देखा तो ये जाना सनम में वो गिटार विटार बज रहे, तो पता पड़ा कि एक गिटार की आवाज तो अभी आ गई, अगर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता तो गिटार की आवाज अभी आ गई, पियानो की आवाज बाद में आ रही है, तो वो तेरे को ऑर्केस्ट्रा या तेरे को उसका मधुर संगीत सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो मेलोडियस म्यूजिक तेरे को सुनाई। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पे, क्योंकि अगर मान लो स्पीड अलग अलग होगी तो अलग अलग टाइम पे तेरे कानों में गिरेगी वो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज, तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन होना था वो हो ही नहीं पाएगा। खैर, उससे मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपने अलग अलग सोर्स ले लिए फ्रीक्वेंसी के, है ना, जैसे ये,
तो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये वेवलेंथ छोटी बनाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो इसकी वेवलेंथ बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये एक राउंड कर लेता है 1 सेकंड में, तो साउंड इतनी आगे गई। या इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये 1 सेकंड में आधा राउंड करता है या 2 सेकंड में 1 राउंड करता है, तो ये डबल आगे चला जाएगा, क्योंकि स्पीड, तो वेवलेंथ बदल जाएगी। तो एज फ्रीक्वेंसी चेंजेस इट्स वेवलेंथ विल चेंज, डिफरेंट वेवलेंथ हो जाएगी, लेकिन स्पीड नहीं बदलेगी। तो किसी भी साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलने से मीडियम, स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी है। जो किसी भी साउंड की स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर वगैरह उन पे डिपेंड करती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करने से आपके वेवलेंथ कम ज्यादा होगी, बस, बाकी कुछ नहीं। सर समझ में आ गई? है ना, ये फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई वी एंजॉय, दैट्स व्हाई वी एंजॉय, वी कैन एंजॉय ऑर्केस्ट्रा। समझ गए? तो ऑर्केस्ट्रा का जो मजा ले सकते हैं हम वो इसी कारण से ले सकते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसियां सेम स्पीड से चलती है और एक साथ हम तक पहुंचती है, ऑब्जर्वर तक। तो तबला, सितार, पियानो, ठीक है, और लड़के का गाना, वो सब हमारे पास एक साथ पहुंच रहा है, तभी तो मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। यस सर। इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं, ठीक है, तो ये सारी बात समझ में आ गई। अब इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक बात बताओ, इधर देखो, इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपको पता है कि साउंड की स्पीड होती है क्या, अंडर रूट गामा पी बाई रो। अब देख, मैं बिना प्रेशर बदले डेंसिटी तो बदल जाएगी, देख कैसे। इन रेनी सीजन, देखो पहले अपनी एयर की डेंसिटी होती है लगभग 28 के आसपास, अरे 26.28 के आसपास। क्यों सर? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन है। अरे मैं एग्जैक्ट नहीं चाहिए यार, वो जितना भी पॉइंट समथिंग होती है मेरे को, तो 28 के आसपास होती है, क्योंकि ज्यादातर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है साहब। तो 28 पॉइंट समथिंग होती है, क्योंकि वो भारी गैस है बाकी की, ठीक है। तो 29 पॉइंट जो भी है, वोटेवर। तो क्या मैं बोल दूं हमारे जो है, अब उसके अंदर अगर मान लो रेनी सीजन में एयर ट्रैप, वो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए, तो एटमॉस्फेयर में रेनी सीजन में क्या होता है बेटा, खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं जगह जगह, जैसे पत्तियों पे पानी वगैरह, ये तो खूब सारे, पूरी कायनात रंगीन हो जाती है और वाटर ही वाटर आ जाता है, ठीक साहब। तो जब वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बेटा 18 होता है। कितना होता है? 18, और हमारे उसका होता है 28-29 के आसपास। तो क्या मैं बोल दूं डेंसिटी घट गई? अरे बोलो, तो जब ह्यूमिड एयर होती है, ड्राई एयर से ह्यूमिड एयर लेस डेंस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर ट्रैप हो जाती है। तो क्या मैं बोल दूं, मतलब वाटर की बात है, वाटर वेपर ट्रैप हो जाती है। तो वाटर वेपर जब ट्रैप हो जाती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो क्या मैं बोल दूं डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए सायरन, फैक्ट्री के सायरन वगैरह हमारे को रेनी सीजन में ज्यादा सुनाई देते हैं, उनकी वॉइस या उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से चलते हैं, तो उनकी एनर्जी लॉस होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमिडिटी का। तो इसको चाहो तो लिख भी लो, ठीक है। इसकी रामायण वही लिख लो जो मॉड्यूल में लिखी है। क्या लिखी है सर? बताता हूं बेटा। देखो, विथ इंक्रीज इन, विथ, ये फॉर्मूला तो लिखी थी मैंने, विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डेंसिटी, बोलो क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीजेज, हेंस, और हेंस स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है। क्लियर है सर? है ना? दैट्स वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर, क्लियर है? यानी कि रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में साउंड क्या होता है बेटा? फास्ट ट्रेवल करती है ना। देन किससे कंपेयर कर रहा हूं? देन इन समर, देन इन ड्राई एयर और समर, ड्राई एयर और समर एट सेम टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो समर में 50 डिग्री पे साउंड को कंपेयर करो, उसमें तो तेज हो जाएगी फिर।
एट सेम टेम्परेचर। जैसे आज 20 डिग्री वाला 30 डिग्री वाला समर डे और 30 डिग्री में एकदम से बरसात हो गई, तब कंपैरिजन करेंगे अपन, ठीक है। टेम्परेचर फिर बाद में सेट हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक सर, ठीक है। ड्यू टू दिस, है ना, ड्यू टू दिस क्या होता है बेटा, इन रेनी सीजन, in rainy season the sound of factories सायरन, है ना, किसके साउंड ऑफ फैक्ट्री सायरन कैन बी हर्ड, कैन बी, उसमें ट्रेन की विसल भी हो गई है ना। अब एक चीज लिख रहा हूं मैं तो, कैन बी हर्ड मोर देन समर, मोर देन समर। समर के कंपैरिजन में ज्यादा सुनाई देते हैं क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा होती है और एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है सर, समझ में आ गई। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, समझ गए क्या। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का इफेक्ट, क्लियर है, और उसका मैंने फॉर्मूला बना के लिखवा दिया। उसके बाद प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और साउंड में अगर एयर की स्पीड ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ठीक है। ये डॉपलर इफेक्ट में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो बेटा, अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना, एंड साउंड लेवल या लाउडनेस, है ना, लाउडनेस और लाउडनेस, ठीक है, ये बातें कर रहे हैं अपन। तो देखो, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस या साउंड लेवल आर क्लोजली रिलेटेड। देखो, इंटेंसिटी पर ही लाउडनेस डिपेंड करती है, और किसी भी साउंड की लाउडनेस इज गिवन बाय B इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू, है ना, लाउडनेस इज गिवन बाय 10 log base 10 I upon I नॉट, ठीक है, I upon, दिस इज साउंड लेवल और लाउडनेस, और इट इज मेजर इन डेसिबल, है ना, यूनिट ऑफ साउंड लेवल, यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज डेसिबल, dB, ठीक है। डेसिबल में नापते साउंड लेवल को, और वो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी किसी साउंड सोर्स की, उतना ज्यादा उसका साउंड लेवल या उसका उतना ज्यादा डेसिबल में साउंड लेवल आएगा, ठीक है सर। अब देखो, हमारे जो ह्यूमन ईयर है बेटा, जो ह्यूमन ईयर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम, याद है अपन खुसफुसाहट करते हैं, दो बच्चे आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो तो टीचर को आवाज आ जाती है, तो वो खुसफुसाहट जो होती है या बहुत लो विस्परिंग, उसकी कुछ साउंड लेवल, उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है, तो वो हम सुन पा रहे हैं। उससे भी छोटी मिनिमम इंटेंसिटी, हम कितनी, मिनिमम इंटेंसिटी that can be heard by human ear is 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकता है या ह्यूमन ईयर सुन सकता है, दैट इज 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नहीं बोलते अपन पिन ड्रॉप साइलेंस, तो पिन के गिरने की भी आवाज होनी चाहिए, इतना साइलेंस होना चाहिए, समझ गए। तो ये वो पिन के गिरने की आवाज से जो इंटेंसिटी बनती वो है, क्लियर है, सबसे छोटी जो वो आवाज है, ठीक है साहब। तो आई नॉट, है ना, कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अब साउंड का लेवल कितना होगा, तो हम हमेशा आई नॉट से कंपेयर करेंगे। तो कितनी इंटेंसिटी साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड होती है, उससे कंपेयर करा, उसका रेशो लिया, फिर उसका लॉग लेके 10 लगा दिया, दैट इज साउंड लेवल। तो साउंड लेवल का फॉर्मूला समझ में आया, आई नॉट से कंपेयर करूंगा, पिन के गिरने की आवाज से कंपेयर करूंगा कितना साउंड लेवल है, ठीक है, या कितनी इंटेंसिटी है। ओके सर। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी, सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी हर्ड बाय, दैट कैन बी टॉलरेट कर दो, दैट कैन बी टॉलरेट रेट बाय ह्यूमन ईयर, इज आई मैक्सिमम इक्वल टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा इंटेंसिटी हम नहीं सुन सकते, ये पेनफुल, दिस इज कॉल्ड पेनफुल इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड पेनफुल इंटेंसिटी,
इसके बाद तो आपकी कानों में दर्द होने लग जाए। पेनफुल इंटेंसिटी, दिस इज द लास्ट इंटेंसिटी दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। क्लियर है क्या? इट्स कॉल्ड पेनफुल इंटेंसिटी। ठीक है सर। अब अपने को कभी भी, अब देखो, अब अपने को साउंड सोर्स का साउंड लेवल निकालना था, अपन निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल करते बेटा, एग्जांपल, if intensity, a basic example, intensity of a sound source is I equal to 10 raised to power minus 7 watt per meter square, है ना? किसी साउंड सोर्स की इंटेंसिटी दी है। देन फाइंड आउट इट्स साउंड लेवल, देन फाइंड आउट इट्स साउंड लेवल, साउंड लेवल। तो इसका साउंड लेवल बताओ। ठीक साहब, आ जा सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं? साउंड लेवल बीटा इज इक्वल टू गिवन बाय 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। ओके सर, ठीक है। तो यहां से आ जाओ, ये दिस इज इक्वल टू 10 log बेस 10, आई की वैल्यू 10 raised to power minus 7 अपॉन आई नॉट 10 raised to power minus 12। याद है? ये याद होना चाहिए। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी याद होनी चाहिए, 10 की घात -12। ओके सर, ये ऊपर ले गया तो ये आ जाएगा +12, तो 5 आगे आ जाएगा। तो दिस इज 50 डेसिबल, 50 dB, दिस इज द साउंड लेवल। तो 50 dB वुड बी द साउंड लेवल। ये ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो 10 raised to power 5, 50 dB। ठीक सर। तो 50 डेसिबल इसका साउंड लेवल होगा। ओके सर। एग्जाम्पल 2 देख बेटा, एग्जाम्पल 2, हाँ एग्जाम्पल 2 में देखो, इफ फाइंड आउट साउंड लेवल फॉर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट फॉर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, सेकेंड फॉर पेनफुल इंटेंसिटी, पेनफुल इंटेंसिटी। दोनों इंटेंसिटी के लिए साउंड लेवल बताओ। ओके सर, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्यूशन में, है ना? तो पहला साउंड लेवल फॉर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, साउंड लेवल फॉर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 10 log बेस 10। ठीक है, ये आ जाएगा आई नॉट बाई आई नॉट 10 raised to power minus 12, और कंपैरिजन भी 10 raised to power minus 12 से करना है। तो क्या आई नॉट का आई नॉट से कंपैरिजन, तो ये मतलब वास्तव में पिन के गिरने की आवाज की ही साउंड लेवल निकालनी थी, कट गया 1, तो ये आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना, मिनिमम साउंड लेवल इज 0 dB होता है। तो साउंड लेवल 0 dB से स्टार्ट होता है, क्योंकि खुद को खुद से कंपेयर करूंगा तो 1 आएगा, log 1 0 होता है। सेकेंड, पेनफुल इंटेंसिटी के लिए बीटा फॉर पेनफुल इंटेंसिटी, पेनफुल। ठीक है, साउंड लेवल फॉर पेनफुल इंटेंसिटी, तो log बेस 10, यहां 1 watt पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या? नीचे 10 raised to power minus 12 watt पर मीटर स्क्वायर। ये काटू पीटी करूंगा तो 10 raised to power 12 आगे आ जाएगा 120 dB। तो बीटा बराबर 120 डेसिबल। सर कैसे आया थोड़ा दिखाओ। ये देख, ये पावर 12 ऊपर 10 raised to power 12 हो जाएगा, 12 आगे आ जाएगा ना, पावर आगे आ जाती है log में, तो 12 आगे आ जाएगा, 12 into 10 120, और अंदर log बेस 10 10 1 हो जाएगा ना। ले कर ले यार, ये ले छोड़, ये ले। तो मतलब ये है 1 और अपॉन 10 raised to power minus 12। तो यहां से लिख दो बीटा इज इक्वल टू 10 log बेस 10, इसको ऊपर ले जाके 10 की पावर 12 कर दो, तो ये 12 आगे ले लिया, ये आगे ले लिया, तो यहां से आ जाएगा 120, और ये 1 बन जाएगा, तो 120 dB। दिस इज द 120 dB। ओके, तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो पेनफुल इंटेंसिटी एंड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी दोनों समझ में आ गई। तो हर हम साउंड लेवल निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है सर, और आगे देखते बेटा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन और आगे कर। इफ देयर आर 2 साउंड सोर्स, है ना? आप 2 साउंड सोर्स में कंपेयर, 2 साउंड सोर्स, one having intensity I1 and sound level beta 2, sound level beta 1, and second having intensity I2 and sound level beta 2। ठीक है, देन इनके साउंड लेवल कंपेयर, देन बीटा 1 बराबर लिख दो 10 log बेस 10 I1 अपॉन I नॉट, इक्वेशन 1। बीटा 2 इज इक्वल टू 10
log base 10 I2 upon I0, इक्वेशन 2। तो एक हो गया ये I1 I2। अब बीटा 2 माइनस बीटा 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो, तो बोल दो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 log base 10 I2 अपॉन I0 माइनस 10 log base 10 I1 अपॉन I0। ये तो log m माइनस log m बाई n हो जाएगा। तो इसको यहां कर दो। तो दो साउंड लेवल में डिफरेंस, दो सोर्स के साउंड लेवल में डिफरेंस कंपेयर कर रहा हूं। एक साउंड सोर्स का साउंड लेवल बीटा 1 है, एक सोर्स का साउंड लेवल बीटा 2, दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं। तो 10 कॉमन ले लिया, ये log m बाई n, तो यहां से लिख दूं मैं I2 बाई I0, और अपॉन में ये करूंगा तो ये उल्टा हो गया I0 बाई I1 आ जाएगा। ये दोनों अंदर है log के अंदर, ठीक है, ये बीच वाला ब्रैकेट ये। तो हम बोलते हैं I0 से I0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 log base 10 I2 अपॉन I1। दिस इज B2 माइनस बीटा 1। ये आ गया दो साउंड सोर्स के साउंड लेवल में कंपैरिजन। तो ये सेकेंड सोर्स का साउंड लेवल है, फर्स्ट सोर्स का साउंड लेवल है, कंपैरिजन आ गया। अब देखो बेटा ये चीज क्या काम आएगी, अब सुनना हो। हाँ, if sound level of a sound source having intensity I is B equal to 40 डेसिबल। एक साउंड सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी आई है और साउंड लेवल 40 dB है। देन फाइंड आउट साउंड लेवल ऑफ ए साउंड सोर्स हैविंग इंटेंसिटी फर्स्ट 10I, सेकेंड 100I, थर्ड 2I, 4I, फिफ्थ I by 10, सिक्स्थ I by 100, 7 I by 2, 8th I by 4। ठीक है, ये दो साउंड सोर्स में कंपैरिजन हो गया। ठीक साहब, आ जाओ सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं पहले वाले का फर्स्ट, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 log नई इंटेंसिटी बोलो 10 टाइम्स हो गई क्या? सेकेंड वाले की 10I, पहले थी I2 बाई I1, तो सेकेंड सोर्स की इंटेंसिटी 10 टाइम्स है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, log बेस 10, ये 1 बन जाएगा। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बीटा 2 सेकेंड सोर्स की इंटेंसिटी पहले वाले की इंटेंसिटी प्लस 10। इधर देख ले, डिवाइड करा तो log बेस 10 1 आ गया। तो मैं बोल दूं पहले वाले की इंटेंसिटी प्लस 10 आ गई क्या? तो जैसे ही 10 गुना इंटेंसिटी कर दी, I से 10I कर दी, I से 10I, मैं बोल दूं साउंड लेवल इज इंक्रीज बाय 10 dB। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, जो पहले साउंड लेवल था 40 dB, तो 40 प्लस 10 आ जाएगा 50 dB। तो 50 dB वुड बी द न्यू साउंड लेवल। जो पहले साउंड लेवल 40 था आई इंटेंसिटी पे, वो 10 टाइम्स करने पे 10 बढ़ गया और 50 dB हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, 10 dB से बढ़ जाता है साउंड लेवल। तो जैसे इंटेंसिटी 10 टाइम्स करता हूं, साउंड लेवल 10 dB से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 10 टाइम्स करते अंदर आई साई कट के log बेस 10 1 हो गया, तो ये बाहर 10 है, ये 10 आ गया। तो साउंड लेवल बीटा 1 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक सर। सेकेंड देखो बेटा 100I कर दिया, अगला देख सेकेंड, तो B2 माइनस B1 इज इक्वल टू 10 log बेस 10 100I अपॉन I, आई से आई कैंसिल, तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा क्या? ये देख 10 log बेस 10 की पावर 2, तो ये 2 आ गया, तो मैं बोल दूं ये 20 dB आ गया। तो ये आ जाएगा B2 माइनस B1 बराबर 20 dB। तो यहाँ से बोल दूं B2 इज इक्वल टू B1 प्लस 20 dB। तो क्या मैं बोल दूं क्या साउंड लेवल देखो 20 dB से बढ़ गया। तो जब इंटेंसिटी 10 टाइम्स कर दी तो 10 dB से बढ़ गया, इंटेंसिटी 100 टाइम्स कर दी तो 20 dB से बढ़ गया। तो साउंड लेवल इज इंक्रीज बाय 20 dB। तो हर 10 के फैक्टर में 10 dB बढ़ जाता है, हर 10 गुना इंटेंसिटी पे। जब जब अंदर 10 आएगा पावर 1, 100 आ गया पावर 2, 1000 आ गया पावर 3,
तो 10-10 dB बढ़ जाएगा, देख। तो बोल दो यहाँ पे आ गया 50 dB, 10 बढ़ गया। ये 2 बार 10 टाइम्स कर दिया तो फिर 10 और बढ़ गया 60 dB। यहाँ डबल कर दिया, इधर आ जा थर्ड में डबल, थर्ड, तो यहां से लिख दो β2 माइनस β1, β2 माइनस β1 इज इक्वल टू 10 log बेस 10 2i बाई आई, तो आई से आई कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 0.3010, तो 10 इंटू 0.3010 क्या 0.3 लिख दो इसको। अरे log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 लिख दी, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, उसको मैं लगभग 3 लिख रहा हूं, 0.3 बस ये करा मैंने। तो यहाँ log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 लिख दिया, तो 3 dB से बढ़ जाएगा ये देखो B2 माइनस B1। तो जब जब इंटेंसिटी डबल होती है तो साउंड लेवल B2 बराबर B1 प्लस 3 आ जाएगा, 3 dB। ठीक है सर, तो बोल दो B2 प्लस 3 आ जाएगा dB में, और B2 40 था तो 43 हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल दूं 40 था तो डबल करने पे 3 dB बढ़ गया तो 43। यहां पे बोलो 4 गुना करने से, तो 2 बार 2 गुना कर दिया तो 3 3 6 46 dB। ये देखे ना यहां पे, ये देख फोर्थ केस B2 माइनस B1 बराबर 10 log बेस 10 है ना, तो आ जाएगा 4i अपॉन आई, ये तो ये 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो 20 इंटू 0.3 तो आ जाएगा 6 dB, सॉरी हाँ 6 dB। सर समझ में आ गई? हाँ अगला देखो, तो ये अभी आई नोट बाई 10 आई बाई 10, तो 1/10 करने से 10 dB कम हो जाएगा। जैसे 10 टाइम्स करने से 10 dB बढ़ता है, तो बाई 10 करने से 10 की पावर -1 तो -10 dB, यानी कि 10 कम हो जाएगा। तो फिफ्थ केस आ जाओ, तो B2 माइनस 40 dB इज इक्वल टू 10 log बेस 10 आई बाई 10 अपॉन आई। क्या बोलते हैं, आई से आई गया तो ये 1/10 आ जाएगा अंदर, log बेस 10 1/10, तो मैं बोलता हूँ 10 की पावर -1 माइनस आगे जाएगा -10 log बेस 10, तो ये 1 बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ये, तो B2 बराबर आ जाएगा बेटा 40 dB माइनस 10 dB इज इक्वल टू 30 dB। ये आ गया B2, तो ये 30 dB आ गया। तो मैं बोलता हूँ ये 10 dB कम हो गया। तो अगर 10 टाइम्स कर देते हैं इंटेंसिटी तो 10 dB बढ़ जाता है साउंड लेवल, और बाई 10 कर देते हैं इंटेंसिटी तो 10 dB कम हो जाता है। तो साउंड लेवल कभी 10 बढ़ता है कभी 10 घटता है। ओके सर, क्लियर है क्या? ठीक सर, आई बाई 100 कर देंगे तो आगे आ जाओ, ये अगला आ जा 6, तो B2 माइनस B1 इज इक्वल टू 10 log बेस 10 आई बाई 100 अपॉन आई से आई गया, तो बोल दो ये 10 log बेस 10 की पावर -2, ये 100 को ये, तो मैं बोल दूं -20 dB आ गया, तो इस बार 20 dB कम हो जाएगा। तो ये B2 माइनस 40 dB था ही सर ये, तो यहाँ से B2 बराबर कितना आ जाएगा 40 dB माइनस 10 dB, सॉरी 20 dB, तो कितना आ जाएगा 20 dB। सर बिल्कुल ओके, तो 20 dB साउंड लेवल रहेगी। अब तो ए इधर देख सर, सारी बात समझ में आ गया, अब अपने करते रहना। देखो सुनना, ये जो भी करा ना बेटा, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी देख, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, if intensity is increased by factor 10, then sound level किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी 10 टाइम्स कर दे तो साउंड लेवल will increase by, ठीक है, पहला 10 dB, ठीक है। अब आ जाओ बाय फैक्टर 100, अगर 100 से बढ़ा दूं साउंड इंटेंसिटी को तो साउंड लेवल कितना बढ़ जाएगा 20 dB, पहले 10 dB बढ़ा, तो हर 10 टाइम्स पे 10 dB, फिर अगला 100 कर दिया तो 2 बार 10 टाइम्स कर दिया तो 10 2 बार 20 dB, ऐसे ही 1000 टाइम्स कर दूं इंटेंसिटी तो फैक्टर 1000 से बढ़ा दूं तो ये 30 dB, तो हर 10 पे ये 2 टाइम्स कर दूं तो फैक्टर 2 से बढ़ा दूं इंटेंसिटी को, तो जैसे ही 2 टाइम्स करते हो इंटेंसिटी को तो 3 dB बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 आती है और बाहर 10 है ये। 4 टाइम्स कर दूं इंटेंसिटी को तो
साउंड लेवल 6 dB बढ़ जाएगा। अरे क्या सीखा इस क्वेश्चन से अपन ने? अच्छा, और फिर बाई 10 कर दूं तो बाई 10 1/10 के फैक्टर से बढ़ा दूं तो साउंड लेवल बढ़ने की वजह घटने लगेंगे, क्योंकि log base 10 1/10 10 की पावर -1 तो -10 dB 10 dB से घटने लगेगा, तो इंक्रीज बाय -10 dB, या यूं बोल दूं विल डिक्रीज बाय, तो जैसे ही अपॉन में करेंगे डिक्रीज बाय 10 dB, डिक्रीज बाय 10 dB। ठीक है, अगला I/100 कर दूं तो, है ना, फैक्टर I/100 तो विल डिक्रीज बाय, तो साउंड लेवल विल डिक्रीज बाय 20 dB। अब डिक्रीज होने लग गया। ऐसे ही I/2 कर दूं तो डिक्रीज बाय कितना, डिक्रीज बाय यही डिक्रीज बाय कितना 3 dB। I/4 कर दूं तो डिक्रीज बाय 6 dB। तो मैं बोल दूं अपॉन में इंटेंसिटी बाई 10 बाई 100 में तो डिक्रीज होने लगता है साउंड लेवल, इंटू 10 इंटू 100 में इंक्रीज होने लगता है। हर 10 के फैक्टर पे 10 dB इंक्रीज होता है, हर 2 के फैक्टर पे 3 dB इंक्रीज होता है, हर बाई 2 के फैक्टर पे 3 dB डिक्रीज होता है, हर बाई 10 के फैक्टर पे 10 dB डिक्रीज होता है। सर ओके, तो ये सारी बात समझ में आ गई। अब हम सर कोई भी क्वेश्चन हो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, if yeah sound level at a distance r from r not from point source is 60 dB, then intensity at a distance 10 r naught from this source will be, अच्छा will be A option 80 dB, B 40 dB, C 50 dB, D 90 dB। ठीक सर, चलो आ जाओ करते हैं। क्या मैं बोल दूं अगर पॉइंट साउंड सोर्स है तो स्फीयर पे फैलेगी साउंड, तो ये बात हो रही थी R0 पे। ठीक है, यहां पे साउंड लेवल β1 बराबर दिया था कितना बेटा, 60 dB, β1 बराबर 60 dB, और यहां से 10 R0 पे यहां पे साउंड लेवल β2, तो क्या मैं बोल दूं यहां पे ए साउंड लेवल β2, तो एज वी नो β2 माइनस β1 बराबर कितना 10 log base 10 I2 बाई I1 होता है क्या? ठीक सर, और यहां पे इंटेंसिटी अगर इधर देख, यहां इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी पावर P है, तो यहां पे इंटेंसिटी I1 बराबर होगी P/4 R0 स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर पे फैलेगी है और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 R स्क्वायर होता है। यहां आते आते इंटेंसिटी I2 कितनी हो जाएगी बोलो, तो I2 हो जाएगी P सोर्स की पावर अपॉन ये 10 R के रेडियस पे फैल रही है, तो यहां से बोल दूं मैं P/4 10 R का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोल दूं यहां से I2 कितना आ जाएगा बोलो, I2 बराबर P/100 टाइम्स ऑफ 4 R स्क्वायर, और आपको पता होगा ये P/4 R स्क्वायर इज I1, तो क्या मैं बोल दूं दिस इंटेंसिटी I2 विल बी I1 बाई 100, तो I2 विल बी I1 बाई 100, तो जो इंटेंसिटी यहां थी I1 पे उसका बाई 100 हो गई। सही बात है, अगर 10 गुना दूर चले जाओगे पॉइंट सोर्स से तो इंटेंसिटी बाई 100 हो जाएगी, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ गया 10 log base 10, ये आ जाएगा I बाई 100, ए जो इंटेंसिटी पहले थी उससे 10 टाइम्स दूरी पर इंटेंसिटी बाई 100 हो गई। या मैं सीधा ही लिख दूं पॉइंट सोर्स के लिए I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, समझा चुका हूं मैं तेरे को 50 बार। तो इंटेंसिटी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस डबल इंटेंसिटी 1/4, डिस्टेंस 10 टाइम्स इंटेंसिटी बाई 100। सर समझ में आ गई, चलो आ जाओ। अब ये हटा रहा हूं, नोट कर लेना बेटा, तो ये β2 माइनस β1, तो यहां से β2 इज इक्वल टू β1 माइनस ये यहां से I से कट गया, यहां आ जाएगा 20 माइनस 20, क्यों? क्योंकि ये 10 की पावर -2 ऊपर होगा बाहर आके ये, तो क्या मैं बोल दूं साउंड लेवल 20 से डिक्रीज हो जाएगा, तो पहले साउंड लेवल कितना था इनिशियल 60 dB, तो मैं बोल दूं दिस वुड बी 60 dB माइनस 20 dB एंड दिस इज 40 dB।
तो साउंड, न्यू साउंड लेवल विल बी 40 dB। तो नया साउंड लेवल 40 dB रह गया, जो पहले 60 dB हुआ करता था। सर बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सर डायरेक्ट नहीं करा तो कैसे? आर नोट से 10 आर नोट डायरेक्ट देख, तो मैं बोल दूं 10 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ गई, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी आई से आई बाई 100 हो जाएगी। और जैसे ही बाई 100 है तो हर 10 के डिवीजन पे 10 dB कम होती है, तो 100 पे 20 dB कम हो जाएगी। तो 20 dB कम कर दो तो आ गया 40 dB। सही है सर, ये था गेरी लिस्ट। सर सारी बात समझ में आ गई? अगला देखो, इफ साउंड लेवल of a 50 student classroom is 70 dB। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे 70 dB। now 50 new students enter in class, enter in class, then new sound level will be अब नया साउंड लेवल कितना होगा? ठीक साहब, इधर देख सॉल्यूशन में। क्या मैं बोल दूं बच्चे डबल हो गए? पहले 50 स्टूडेंट थे, अब 100 हो गए, 50 नए आ गए, मतलब 100 हो गए। तो बोल दूं पहले साउंड लेवल बीटा 1, तो मैं बोल दूं 70 dB इज इक्वल टू 10 log बेस 10, है ना। मानो हर बच्चा आई साउंड एमिट करता था, तो या चलो पहले 50 बच्चे आई साउंड एमिट कर रहे थे, तो ये अब नया साउंड लेवल बीटा, या चलो दोनों साउंड लेवल, ये नया साउंड लेवल माइनस पुराना साउंड लेवल बराबर 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। अरे नई साउंड की इंटेंसिटी अपन पुरानी। अच्छा बच्चे डबल हो गए तो साउंड की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चे की इंटेंसिटी एडअप होगी। तो मैं बोल दूं नई साउंड की इंटेंसिटी 2i होगी, अगर पहले आई थी तो पहले से डबल इंटेंसिटी हो गई, क्योंकि बच्चों की संख्या डबल हो गई। ठीक साहब, तो ये कट गया। और मैं बोल दूं साउंड लेवल या इंटेंसिटी डबल हो गई, तो साउंड लेवल कितना बढ़ जाएगा बोलो? तो जैसे इंटेंसिटी डबल होती है साउंड लेवल 3 dB बढ़ जाता है। ये सोल्व कर दो 3 dB आएगा। तो यहां से मैं बोल दूं पुरानी साउंड की इंटेंसिटी में 3 ऐड हो जाएगा, तो पहले साउंड लेवल में तो 70 dB प्लस 3 dB, एंड दिस इज इक्वल टू 73 dB इज इक्वल टू 73 dB। तो न्यू साउंड लेवल वुड बी 73 dB। ओके, तो न्यू साउंड लेवल वुड बी 73 dB। तो जैसे ही बच्चे डबल हुए साउंड लेवल विल बी इंक्रीज बाय 3। सर समझ में आ गई? तो साउंड लेवल 3 से इंक्रीज हो जाए। बेटा अब अपन बात करते हैं इको ऑफ साउंड की, है ना। इको, तो रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। याद है अपन बहुत बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जब घूमने जाते हैं तो वहां पे खड़े होकर चिल्लाते हैं ओए 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 ओए, ऐसी याद है इको आती है। सर हम ओए नहीं चिल्लाते हैं। अरे तुम जो भी चिल्लाते हो याद है इको आती है पीछे से। तो रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। सर वो इतनी सारी साउंड क्यों आ रही है? क्योंकि देखो बेटा आप हिल स्टेशन पे खड़े हो, दूर दूर खूब सारे पहाड़ है, खूब सारे माउंटेन्स है, तो कोई कहां से टकरा के, कोई किसी पेड़ से कहीं से टकरा के, तो अलग अलग डिस्टेंस पे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं बोल दूं कोई साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कोई कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो जब जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जो पहले पहुंच रही है उसकी आवाज पहले, फिर धीरे धीरे, और जो बाद में आ रही है वो थोड़ी धीरे भी सुनाई देती है, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है, तो उसमें एनर्जी लॉस भी ज्यादा हो गया। तो देखो ऐसे आवाज आती है। तुमने जोर से चिल्लाया ओए, तो ये पहला वाला तो अपने कान में ओए तेज आ गया, क्योंकि डायरेक्ट साउंड आई। फिर देखो ओए 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 ओए, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे बाद में आती साउंड वो कम इंटेंसिटी वाली होती जाती। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है वो। सर समझ में आ गया? ठीक है साहब। ह्यूमन ईयर कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड। अब देखो इको कब सुन पाएंगे हम? यहां पे चिल्ला रहे हैं, अपन रूम में चिल्लाते तब तो इको सुनाई नहीं देता, वहीं सुनाई देता है। उसका रीजन कब इको सुनाई देगा? ह्यूमन ईयर जो होता है बेटा, तुम बायोलॉजी के मेरे से ज्यादा समझते हो, तो वो दो साउंड के बीच में अगर 0.1 का डिफरेंस होता है, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, तो ही वो दो साउंड को डिस्टिंग्विश या अलग अलग सेपरेटली सुन पाता है। तो देखो एक साउंड मेरे कान में गिरी, उसके बाद दूसरी साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड बाद आनी चाहिए, क्योंकि पहली साउंड का मेरे कान पर इफेक्ट 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। तो दो साउंड वेव के बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए टू डिस्टिंग्विश, टू हर्ड देम सेपरेटली। यस सर, तो 1/10 सेकेंड का गैप चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, जनरल साइंस की बुक में लिखा होता है कि कितनी दूरी पर ऑब्स्ट्रगल, कितनी दूरी पर रिफ्लेक्टर हो, मिनिमम कितनी दूरी पर रिफ्लेक्टर हो कि वी कैन हर्ड इको ऑफ साउंड।
तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रकल और एनी रिफ्लेक्टर सो दैट वी कैन हर्ड अवर इको या इको ऑफ अवर साउंड। तो लिखा होता है आंसर, किसी किताब में 16 मीटर लिखा होता है, तो किसी किताब में मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इज 16 मीटर लिखा होता है, किसी किताब में 17 मीटर लिखा होता है, किसी में 16.5 मीटर लिखा होता है। यह सब बेटा गलत बात है। सर क्यों गलत बात है? कारण बताता हूं। इको सुनाई दे, इसके लिए रिफ्लेक्टर मिनिमम कितनी दूरी पर होना चाहिए, डिपेंड करता है साउंड की स्पीड पे, और साउंड की स्पीड अलग अलग तरीके से वेरी करती है, अलग अलग मीडियम में वेरी करती है, अलग अलग टेम्परेचर पे वेरी करती है। सारी बात बता दी मैंने, चला जाओ। तो सर फिर क्या करें, बताता हूं। हेंस टू हियर इको ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, to hear echo reflected sound, to hear echo reflected sound should reach at our ear after at least 0.1 second। मुद्दे की बात यह है, अगर आप अपनी साउंड का इको सुनना चाहते हो तो एक तो डायरेक्ट सुन लो, और इको सुनने के लिए आपका जो रिफ्लेक्टर है वो इतना दूर हो, कम से कम इतना दूर हो कि साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड बाद आए। इससे लेट आएगी तो और अच्छा है। ओए 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 ओए, जो लेट आ रही है उनमें दिक्कत नहीं है। पहला इको जो सुना मतलब कम से कम 0.1 सेकेंड की डिस्टेंस हो, ठीक है सर, तो 0.1 सेकेंड, तो मुद्दे की बात है 0.1 सेकेंड। अब देखो, क्या मैं बोल दूं मैं यहां खड़ा हूं और रिफ्लेक्टर मेरे से इतना दूर है और मुझे ये दूरी निकालनी है डी, तो क्या मैं बोल दूं साउंड डी जाएगी और डी आएगी? साउंड का जाना प्लस आना दोनों होगा, तो साउंड डी डिस्टेंस जाएगी और डी डिस्टेंस आएगी। तो क्या मैं बोल दूं साउंड टोटल 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डी जाना प्लस डी आना, तो टोटल 2D डिस्टेंस चलेगी। अरे बोल, तो डी जाना और डी आना तो 2D। मैं चाहता हूं ये लेट हो जाए 0.1 सेकेंड, तो क्या मैं बोल दूं कि 2D चलने में वो 0.1 का टाइम लगा है, इट शुड बी 0.1। और साउंड की स्पीड अगर v है एयर में, तो मैं बोल दूं ये v स्पीड से जाके आना, तो v इंटू टी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इंटू टी शुड बी 2D। अरे v से जाती हुई चीज हवा में घूम के आई है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो v इंटू टी इज टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, ट्रेवल्ड बाय साउंड इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर t टाइम में लौटी है तो v इंटू टी, v से भाग रही थी t टाइम में, तो ये 1D लगा दिया मोशन, v इंटू टी, और दिस v इंटू टी शुड बी 2D, जाना और आना। ये तो ये आ गया, ये 9th क्लास में पढ़ा था आपने सोनार सिस्टम में, डी जाना और डी आना, तो 2D बराबर v इंटू टी। v स्पीड से चल रही है और t टाइम तक हवा में रही साउंड, जाके आने में टोटल t टाइम लिया है, तो v इंटू टी चली और वो 2D है। तो मैं बोल दूं फॉर d मिनिमम, फॉर मिनिमम डिस्टेंस t शुड बी 0.1 सेकेंड। अरे बोलो, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर चाहिए आपको तो मैं बोल दूं 0.1 सेकेंड में साउंड लौटी है, तो यहां से लिखो, तो v इंटू टी बराबर 2D। तो d मिनिमम के लिए t की वैल्यू 0.1 रख दी, देखो फॉर d मिनिमम t शुड बी 0.1 के बाद लौट जाए कम से कम इतनी दूरी हो, तो ठीक है साहब। तो 330, अच्छा अगर साउंड की स्पीड 330 आज देखो, ये इफ लगाया मैंने, इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330, तब कितना आएगा d मिनिमम? ध्यान रखना, कोई ना तो 16 ना 17 ना 16.5, तो साउंड की स्पीड अगर 330 है, ये मैंने अगर लगाया है, अगर 330 है तो 330 इंटू 0.1, 330 से चलती हुई साउंड 0.1 के बाद आई, तो 330 इंटू 0.1, क्या मैं बोल दूं 33 मीटर चल गई? 330 इंटू 0.1 33 मीटर चल गई, वो 2D के बराबर होगा, उसमें जाना और आना दोनों आ गया, तो d का 2 का डिवाइड करा, तो मैं बोल दूं d मिनिमम इज 16.5 मीटर, तो ये d मिनिमम हो गया 16.5 मीटर। तो क्या मैं बोल दूं हमारी साउंड 16.5 गई और 16.5 आई है, तो ऑब्स्ट्रकल कम से कम 16.5 मीटर दूर होना चाहिए, तो दिस रिफ्लेक्टर शुड बी एटलीस्ट 16.5 मीटर दूर। ओके सर, तो इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टर 16.5 मीटर दूर होना चाहिए अगर साउंड की स्पीड 330 है। तो अगर 320 है, आज ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर का में 320 है, तो मैं बोल दूं यहां 320 रख दूंगा, तो यहां 320 इंटू 0.1 32 डिवाइड बाई 2 16 मीटर आ जाएगा, तो 16 मीटर वाली बुक राइट हो जाएगी। आज 340 है, गर्मी के दिन है, जबरदस्त गर्मी, 340 है, तो 340 है तो यहाँ पे 34, तो 17 मीटर आ जाएगा। तो कई किताबों में 17 लिखा होता है जिन्होंने 340 ले लिया, कई ने 16 लिखा होता है जिन्होंने 320 ले लिया, और अपन ने 330 लिया है तो 16.5 लिखा है, ठीक है। तो ये वेरी करती है डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ साउंड। तो 16-17 मीटर की दूरी पे ऑब्स्ट्रकल होना चाहिए, तो रिफ्लेक्टर की डिस्टेंस 16-17 मीटर होनी चाहिए टू हर्ड इको। ओके सर, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ जा। हाँ, अब देखो बिल्कुल इजी टू टफ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है। एक इंसान है तो है ना, दिस डिस्टेंस इज, या चलो
क्वेश्चन लिखो, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v इक्वल टू 340 मीटर पर, या चलो 320 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर, 320 मीटर पर सेकेंड, एंड ए पर्सन heard echo after 4 second and 7 second, 4 second and 6 second, then find out 6 second, heard successive echo after 4 second and 6 second, then find out separation between reflector, ठीक है। पहला, if both reflector, if person is in between reflector, between reflector, इन दोनों रिफ्लेक्टर के बीच में खड़ा है। सेकेंड, if both reflector are in same side of person, same side from person, ठीक है, उस आदमी से दोनों सेम साइड में। सर कुछ समझ में नहीं आया, इधर देख, दो केस दिए हैं, कारण बताता हूं। जैसे एक रिफ्लेक्टर इधर है और एक रिफ्लेक्टर इधर है और आदमी बीच में खड़ा है, तो अलग आंसर आएगा। इधर देख, वो इसके पास खड़ा है, तो यहां से तो 4 सेकंड में साउंड आ जाएगी, और इधर से 6 सेकंड में आएगी, तो इधर से 6 में आएगी, इधर से 4 में आएगी। ये डिस्टेंस d1 ले ली मैंने, और दिस डिस्टेंस इज d2। क्लियर है क्या? तो एक तरफ से 4 में आएगी, एक तरफ से 7 में, तो पहला केस तो ये बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा बेटा? तो दोनों रिफ्लेक्टर एक तरफ है, ये है ना, ये मतलब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो ये यहां से d1, अरे यहां 6 से 4 में इससे आ जाएगी, और पीछे वाले से 6 में आ जाएगी, ये 6 में, ये हो जाएगा d1, ठीक है, और ये हो जाएगा d2। तो पहला रिफ्लेक्टर d1 दूर है, दूसरा d2 दूर है। चलो साहब ठीक है, तो क्या यहां से मैं बोल दूं क्या, फर्स्ट पार्ट, तो इन 4 सेकेंड है ना, तो जो साउंड आ रही, तो 2d1 इज इक्वल टू v इंटू 4 v इंटू t1, तो यहां से कितना आ जाएगा 2d1, या d1 बराबर v कितना है 320 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो बोल दो 640 आ गया, 640 मीटर। तो पहला रिफ्लेक्टर 640 मीटर दूर है, जहां से 4 सेकंड में टकरा गया वो 640 मीटर दूर है, तो d1 की वैल्यू 640 आ गई। d2 तो है ना, आफ्टर है ना, इन 6 सेकेंड, तो जो 6 सेकेंड में आई, तो मैं बोल दूं 2d2, तो वो कितना दूर है, तो v इंटू t2, तो मैं बोल दूं 320 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू d2, कितना आ जाएगा ये 960 मीटर। तो सेकेंड डिस्टेंस 960 मीटर है, तो पहला जो रिफ्लेक्टर है वो 640 मीटर है, दूसरा 960 मीटर है। तो क्या मैं बोल दूं एक रिफ्लेक्टर इधर है, एक इधर है, तो एक है 640 दूर और एक है 960 दूर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी पहले का आंसर? तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बेटा d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, तो ये आ जाएगा 960 प्लस 640 1600 मीटर। तो दोनों रिफ्लेक्टर के बीच की दूरी 1600 मीटर है। कितनी है? 1600 मीटर। तो पहले केस में 1600 मीटर, दोनों ऐड होगा, एक इधर है एक इधर है, क्योंकि आदमी इन बिटवीन खड़ा है, तो पहले का आंसर आ जाएगा 1600 मीटर। ठीक साहब। सेकंड का कितना आ जाएगा? दोनों रिफ्लेक्टर एक तरफ है, तो आ जाओ। तो सेकंड केस, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड केस देख, सेकंड केस तो मैं बोल दूं भैया जी आप दोनों एक तरफ हो, तो ये देख सेकंड केस में, तो ये आ जाएगा 640 मीटर और ये आ जाएगा 960 मीटर। तो मैं बोल दूं ये कितना आ जाएगा बोलो? तो दिस सेपरेशन d बराबर d2 माइनस d1, तो ये आ जाएगा 960 मीटर माइनस 640 मीटर, ये आ जाएगा कितना बेटा? 320 मीटर, ये 320 मीटर, ये d। तो दोनों वॉल के बीच का सेपरेशन 320 मीटर आ जाएगा। तो दोनों वॉल अगर एक तरफ है तो सेपरेशन 320 मीटर, और दोनों वॉल अपोजिट साइड है तो टोटल कितना है? तो 1600 मीटर। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम कर लेंगे सर। तो दो सक्सेसिव इको, ठीक सर।
समझ में आ गई, उसके बीच में कोई इको नहीं था, इसलिए ये हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। ए पर्सन या ए मैन, चलो ठीक है, ए पर्सन मूविंग विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड emits sound at a distance d from fixed reflector, at a distance d from reflector and heard its echo after 3 seconds या 4 seconds. Then find out D. If speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आज हवा में साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, आजा। तो ये रहा भैया आपका आदमी, ये रहा भैया आपका रिफ्लेक्टर। ठीक साहब, आदमी भाग रहा कितने से बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड से। ठीक सर, 60 मीटर पर सेकेंड से, और दिस डिस्टेंस इज कितना है? D। 4 सेकंड बाद इको सुनता है, तो क्या मैं बोल दूं 4 सेकंड बाद आदमी यहां पहुंच गया? देख, ए आफ्टर 4 सेकंड, 8 4 सेकंड या आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं क्या भैया ये साउंड गई यहां से टकरा के यूं आई, तो साउंड चली इतना, साउंड चली इतना जाके आना, और आदमी चला इतना, ये देख आदमी चला इतना, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, and this is distance traveled by the sound, this curved path, ये distance by sound। तो ये curved distance, ये चला sound और ये चला man, ये उतना चला साउंड और इतना चला आदमी। क्या मैं बोल दूं ये दोनों मिला के 2D होगा? क्या देख, दीवार से आदमी की जो दूरी थी उसका डबल होगा। देखो बेटा, अकेली साउंड तो 2D से कम चली है। अभी तक तो अपन खड़े खड़े चिल्लाते थे तो डी जाना डी आना, इस बार साउंड 2D से कम चली, क्योंकि साउंड जगह ही ज्यादा है, आई कम है, आई डी थोड़ी है, आदमी आगे चला गया ना, तो साउंड गई तो डी है, आई थोड़ा कम। अरे बोलो ठीक है सर, तो क्या मैं बोल दूं? चलो दो तरीके से करते अपन, आ जाए इधर। तो पहला सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या मैं बोल दूं 2D is equal to distance traveled by sound plus distance traveled by man। ठीक साहब, कितना? in 4 सेकेंड। ठीक है साहब, तो ये 2D निकालना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड, तो मैं बोल दूं V साउंड इंटू 4 सेकेंड। चलो लिखो, साउंड की स्पीड कितनी है? 340 इंटू 4, साउंड इतना चली 4 सेकंड की बात है ना, प्लस आदमी की स्पीड कितनी है बेटा? 60 मीटर पर सेकंड इंटू 4, तो आदमी चल रहा है 60 से, तो 60 इंटू 4, तो आदमी तो चलेगा इतना, ये देखो 60 इंटू 4, ये डी मैन, तो 60 इंटू 4 240 मीटर, और ये कितना चलेगी 4 सेकंड में, तो साउंड कितने से भाग रही है? तो मैं बोल दूं 340 से, तो 340 इंटू 4, तो ये चलेगी 340 इंटू 4। ठीक साहब, तो आ जाएगा ये, आ जाए, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 340 इंटू 4 1360 मीटर, प्लस ये 240 मीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 1500, ये 1600 मीटर। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 2D। तो टोटल डिस्टेंस 2D जाना और आना मिला के 1600 मीटर, साउंड का जाना आना और आदमी का चलना 1600, तो D बराबर आ जाएगा 800 मीटर। तो आदमी ने 800 मीटर दूर साउंड एमिट करी थी, आदमी ने 800 मीटर साउंड दूर एमिट करी थी। ठीक है, एक और तरीका देखो, क्या? हाँ, तो क्या मैं बोल दूं साउंड कितनी चली? D जाना और D -240 आना।
आदमी 240 आगे सरक गया ना, तो साउंड डी गई और डी माइनस 240 आई, तो बोल दो साउंड 2D माइनस 240 चली। एक ही बात है, कैसे ही कर लो। सर समझ में आ गया? तो ये इको पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और इसके आगे बात करते हैं।